पंचायत में हर ब्लॉक में चरम भ्रष्टाचार चरम पे है, चरम भ्रष्टाचार चरम पे है। ब्लॉक का है क्या ऐसा है? पूरे पालीगंज में, पूरे बिहार में, सुनो पूरा बिहार में। अरे पालीगंज की बात बताइए, पहले पालीगंज की बात करो, बिहार की बात शॉर्ट आउट कीजिए तब बिहार को देखिए। जहाँ तक जवाब देंगे बिहार में न रहिए, एक बिहार बोल रहे पालीगंज में रहेंगे जेडीयू के आदमी और बीजेपी कह रहे हैं कि हम इंडिया में रहेंगे, बिहार में नहीं रहेंगे। तो जवाब देने का हिम्मत है, जवाब सही से दीजिए। फिर आके क्यों कर रहे हैं? नहीं सुनिए, एक मिनट बैठिए। जवाब देना हम कहीं भी नाम है, उस नाम को काटना है और उसको हटाना है। कि घुसपैठिए का मतलब होता है कि मुसलमान कहाँ से आया घुसपैठिए। आपको यह जवाब देना होगा कि ये घुसपैठिए मुसलमान जब आपकी सरकार 2014 से भारत के अंदर है, तो ये पुलवामा से लेकर के बड़े बड़े जो घटना घटी, आपकी सरकार क्या सोई हुई थी? क्या मुसलमान क्या मतलब सुई था कि घुस गया हिंदुस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुस गया? कि टाइगर टैक्स के नाम से मशहूर है विधायक संदीप सरोवर, और पालीगंज प्रखंड में घुसखोरी इतना बड़ा हुआ है, वो कैसे जीत सकता है यहाँ से? कि पालीगंज को लूट के करोड़ों रुपया का घर बना लिए मनेर में, सारे मनेर के लोग को दिया जा रहा है कि पालीगंज के लोग सिर्फ झाल बजाएगा, वोट देगा, दरी बिछाएगा, झंडा ढोएगा। 9 साल की छोटी बच्ची थी मुजफ्फरपुर की, जिनको मेडिकल में पीएमसीएच में सीट नहीं मिला, जिसके कारण दर्दनाक मौत हुआ। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने क्या किया? लाठी चार्ज करवाने के अलावा क्या काम किए? इस पे भी जवाब आप दीजिए। उस लड़की को सीट मिला, जवाब दीजिए। मेरे पास है, सारा जवाब है। वो लड़की मर चुकी है, क्या है? आज अब देखिए, क्षेत्र का बेटा हो, हमारे घर से मरते ना बिहार में लड़ाई करी। हम पटना के लिए नहीं लड़ रहे, हमारा पालीगंज के बेटा चाहिए। क्षेत्रीय नेता रहेगा, उसी को वोट करेंगे, तो नोटा में हम लोग डालेंगे। चाहे राजद हो चाहे जदयू हो, क्षेत्र का ही बेटा चाहिए। क्षेत्रीय नहीं रहेगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में बहार है, अब की बार चुनावी त्योहार है। नेताजी को भी मेरा नमस्कार है और जनता भी अब की कमर बांधे तैयार है। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं राजलक्ष्मी और इस वक्त प्रभात खबर की पूरी टीम पहुंच चुकी है पालीगंज विधानसभा, जहां हम 243 विधानसभाओं में जाकर जनता की आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जनता के मन की बात जान रहे हैं और उनके जनप्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात करवा रहे हैं। ऐसे में आज हम जनता की बात सीधे उनके जनप्रतिनिधियों से कराएंगे और सवाल हम नहीं बल्कि सवाल पूछेगी यहाँ की जनता और जवाब देंगे उनके जनप्रतिनिधि। तो सवाल जवाब के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हम तमाम जनप्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे एक एक कर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिथिलेश कुमार को, जो कि प्रखंड अध्यक्ष जदयू के। मैं अनुरोध करूँगी कि आप मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी नौलेश कुमार जी को, प्रखंड अध्यक्ष राजद। राघवेंद्र जी, प्रखंड अध्यक्ष भाजपा। मोहम्मद सरफराज अली, आईएमएम से संभावित प्रत्याशी चेहरा भी है ये। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रभा देवी जी को, जो कि प्रदेश सचिव लोजपा है। माइक आप सभी के आगे रखा हुआ है और सबसे पहले मैं मिथिलेश जी से अनुरोध करूंगी कि वो 1 मिनट तक अपने मन की बात जो है वो जनता से करें। क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं अब तक विधानसभा में? 1 मिनट पे आप अपनी बात रखें। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के लिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जितने भी हमारे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता और हमारे जनप्रतिनिधि, सम्मानित साथीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज का ये कार्यक्रम जो इलेक्शन एक्सप्रेस रखे हैं, ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम के जरिए यदि आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो आप सब बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे तरफ से जो बन पड़ेगा
हम आपका सही तथ्यात्मक अक्षरशः आपका उसका जवाब देंगे। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद मिथिलेश जी। माफ़ी चाहूँगी, एक और प्रतिनिधि हमारे साथ है नरेंद्र चंद्रवंशी जी, जो कि जदयू विधानसभा प्रभारी परसा से हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर और अनुरोध करूँगी यहाँ की जनता से कि तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रखंड अध्यक्ष राजद से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपने मन की बात 1 मिनट जनता के बीच कहें और बताएं कि क्या कार्य जो है वो अभी कर चुके हैं अब तक। मैं सबसे पहले प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस को की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किए और यहाँ जितने लोग दूर दूर से आए, अपना समय दिए, सब लोग आए और शामिल हुए, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, मात्र 40 दिनों का समय है नई सरकार के गठन में। आप सभी लोग हमें राजद का अध्यक्ष हूं और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को सपोर्ट करें और सरकार बनाने में मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी राघवेंद्र जी से कि वो अपने मन की बात करें यहाँ पर। हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह उर्फ शाही जी, सबसे पहले तो यहाँ पूरा टीम जो आई है उसके लिए मैं तहे दिल से और पूरे यहाँ जितने भी सभी पार्टियों के नेता जनता प्रतिनिधि आए हैं उन सबके तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और यहाँ जितने भी भाई बहन माता बैठे हुए हैं, जो सवाल पूछेंगे उसका मैं तर्क संगत उत्तर देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। AIMIM से संभावित प्रत्याशी मोहम्मद सरफराज अली, आप अपनी बात रखें यहाँ पर 1 मिनट के अंदर। धन्यवाद मैम, मैं आभारी हूँ आज के इस प्रोग्राम प्रभात खबर की ओर से, और साथ ही तमाम पालीगंज विधानसभा से आए हुए युवा नौजवान माँ बहनें को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मजलिस में आप तशरीफ़ लाए हैं। हम दिल से ये बात कह रहे हैं कि मैं सेवा के नियत से आया हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे एक बार मौका दिखा करके देख लें, मैं गरीबों का मसीहा बन करके दिखाऊंगा। मैं ही बात के बाद बाकी जो आपकी सवाल होगी उस सवालात का मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए तत्पर हूँ, और हमारी जवाब से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि हमारी जवाब से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सरफराज जी। अब मैं प्रभा देवी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखे यहाँ पर मंच पर। प्रभात खबर की सबसे पहले स्वागत है। मैं प्रभा देवी, जो पालीगंज विधानसभा के जितने भी यहाँ हमारे भाई बहन लोग आए हुए हैं, तहे दिल से स्वागत है। और जो भी विधानसभा प्रत्याशी पालीगंज के होंगे उनका फुल सपोर्ट रहेगा, यही मैं कहना चाहूँगी। और जितने भी तमाम जनता यहाँ है, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, इससे आगे क्या बोल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र चंद्रवंशी जी, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपनी बात यहाँ पर मंच पर रखें जनता के बीच। सबसे पहले प्रभात खबर चौपाल की टीम को, और उस टीम में हमारे साथी सभी पालीगंज विधानसभा से आए हुए हैं, सिकंदर जी हम लोग का मित्र हैं, और यहाँ पे सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, सामाजिक न्याय की धारा किसी ने आज़ादी के बाद यदि मजबूत करने का काम किया है वो नीतीश कुमार ने किया है। यहाँ तक आप समझते थे कि ये 2005 के पहले की जो अति पिछड़ा दलित महादलित के जो स्थिति थी, आप समझ सकते हैं कि वो एक वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए सोचा करता था। जब उन्होंने सरकार बनाई तो सबसे पहले 2005 में आरक्षण दिया, 6 में लागू किया, और पूरे बिहार में सैकड़ों हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि बन करके आज समाज ही नहीं पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अब महिलाएं जो 50% थी वो चूल्हा चौकी तक ही सीमित थी, उन्होंने प्रखंड और जिला
परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, सारा पद पे बन करके जो महिलाएं को लोग समझते थे कि घर की बहू बन के रहेगी, वो कंधा से कंधा मिला करके महिलाएं और जो बच्चे हैं, आज हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो बच्चियों को साइकिल योजना दे करके जो पंख लगाया, आज देखिए माने नीचे स्तर से लेकर के IAS तक बन रही है, बिहार की जो सेवा कर रही है। हम समझते हैं कि जो बेटियां को हम लोग घर से निकलने नहीं दिया करते थे, नीतीश कुमार ने ऐसा पंख लगाया कि वो माने पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह बन करके आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे थाना में पुलिस बन करके पिस्टल लगा करके मर्दों का सेवा कर रही है, पूरे बिहार का सेवा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया है, NDA सरकार ने किया है, उसके सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए और उनके जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बात रख ली है। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सवाल हम नहीं बल्कि सवाल पूछेंगे आप अपने प्रतिनिधियों से, तो बारी है अब आपकी। एक एक कर आप वहां से अपना हाथ उठाएं। हमारी सहयोगी रिया है हमारे साथ, जो कि आप तक माइक लेकर जाएगी और सीधा आपका सवाल लेगी। मेरा नाम विकास आनंद। आपका किससे सवाल है और क्या सवाल करेंगे सर? सवाल तो हमको महागठबंधन से था, लेकिन जिस व्यक्ति से था उनके दल से अभी यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि राजद के लोग कम से कम जवाब दें, क्योंकि जब पाप हुई है तो पाप की भागीदारी भी तो उनकी भी बनती है। तो इस बार कैसे वो पाप से मुक्ति लेंगे, थोड़ा सा पालीगंज के जनता को बताएं। मेरा सवाल यही है कि पालीगंज को लूट के करोड़ों रुपया का घर बना लिए मनेर में, सारे ठेका मनेर के लोग को दिया जा रहा है। सारे एड एजेंसी जो PR अभी IT सेल बोलते हैं उसको, सब दिल्ली से बुलाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये अपना मीडिया प्रभारी जो माननीय विधायक नियुक्त किए हैं, ये आजमगढ़ का है। तो कहना मेरा पूछना ये बात है कि पालीगंज के लोग सिर्फ झाल बजाएगा, वोट देगा, दरी बिछाएगा, झंडा ढोएगा? राजद के साथ ही कृपया जवाब दे। और साथ पालीगंज के अब नए कुछ आए जो पालीगंज का विकास करे, उनके लिए इनका क्या सोच है वो बात को रखे। हमेशा से विकास का काम होते रहा है और हमारे विधायक भी करते रहे हैं और किए भी हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि कोई कमी उन्होंने अपने फंड का उपयोग करने में छोड़ा है। धन्यवाद। अगला सवाल किसका है? जी हाथ खड़ा कीजिए। किसको चलिए सवाल रिया, करना है? रिया हमारे साथ यहाँ से जुड़े हैं, इनका सवाल है। जी जी सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है। आपका क्या सवाल है सर? मेरा सवाल RJD से है। मेरा सवाल है कि जब 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार की बागडोर संभाले, जब झारखंड साथ में था, उसके बाद पुनः 95 में चुनाव हुआ, 95 में भी वह बागडोर संभाले, और 2090 में जब बागडोर संभाले वो स्पष्ट बहुमत जनता दल को नहीं था, उस समय जनता दल था। रुकिए सवाल उन्हें करने दीजिए पहले। आप 1990 में 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव शपथ लिए, मैं भी साथ में था। उसमें शपथ लिए तब उसमें उनको बहुमत नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो था बहुमत दिया कांग्रेस के खिलाफ में, और लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के खिलाफ में पहला दफे मुख्यमंत्री बने बिहार के, भाजपा के समर्थन से। इसके बाद वह 95 में भी बने, उनका स्पष्ट बहुमत आया। जब स्पष्ट बहुमत आया तो उन्होंने जो 95 में स्पष्ट बहुमत आया तो 89 में मंडल कमीशन लागू किया गया था। हमारे मरहूम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा किया था मंडल कमीशन लागू करने के लिए, तो जाके वह 93 में लागू हुआ। 93 अगस्त में लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो 95 में जब वो मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव, तो केंद्र सरकार ने कहा कि OBC को 27% आरक्षण देने की बात कही, और लागू हो गया है, भारतवर्ष में लागू हो गया। उसी पैटर्न पर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय के लालू प्रसाद यादव जी 95 में ये जो कर्पूरी आरक्षण का जो यहाँ मॉडल था 12% और 8% और 3%, पहले 8% मिलता था BC का, 12% अति पिछड़ा को और 3% महिला को मिलता था।
23% आरक्षण था बिहार में उस समय। तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहे कि इस आरक्षण को हटा देंगे हम और इकट्ठे 27% बिहार में जो केंद्र का मॉडल है उस मॉडल को अपनाएंगे और लागू करेंगे 27%। सवाल क्या है सर, सवाल क्या है? इसका खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री आज के वर्तमान में श्री नीतीश कुमार जी उसका विरोध किए, खिलाफ में आए। उसके बाद ही उन्होंने समता पार्टी से अलग हुए और समता पार्टी का गठन किया। जब नीतीश कुमार जी जब अलग हो गए तो वे अब बैक हो गए लालू प्रसाद यादव, और वो जो 27% आरक्षण जो है वो लागू नहीं कर पाए। नतीजा है कि आज नीतीश कुमार अति पिछड़ा को अलग अलग करके आरक्षण दे रहे हैं। तो अभी फिर जब चुनाव है तो लालू प्रसाद यादव अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले भी हुआ करते थे, आज भी है, बीमार है, कुछ भी हो, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आज फिर उनका जो सुपुत्र हैं जो बिहार के बागडोर संभालने वाले हैं, कहते हैं कि बागडोर संभालेंगे, वो कहते हैं कि मैं इतना आरक्षण दूंगा। उनका जो भविष्य है, उनका जो सिद्धांत है, करनी और कथनी में अंतर है। तो जनता दल के बैठे हुए हैं, कैसे उन पर विश्वास करेगा जब उनको बहुमत मिला उस समय इस तरह के बात की है। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आज बिहार में अति पिछड़ा का नामों लेने वाला कोई नहीं होता। जिस तरह अन्य राज्य में है, यूपी में है, तो आज माननीय नीतीश कुमार के देन है कि बिहार में अति पिछड़ा है और जो लागू किए हैं मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, सवाल जो है वो आरक्षण का है, सवाल आरक्षण का है, जवाब दे। सर का सवाल 1990 से लेकर के अभी तक का था। 1990 से पहले शायद आप नहीं देखे हो या देखे भी होंगे, क्या स्थिति होती थी, लोगों में समानता नाम की क्या चीज़ थी, बराबरी का अधिकार नहीं था। लालू प्रसाद यादव ने हर किसी को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, सबको बराबर करने का अधिकार, बराबर बैठने का अधिकार दिया। हर जगह उन्होंने जिनको जहां आरक्षण की जरूरत बुझाई उन्होंने किया है और हमेशा से वो सबको एक समान देखते आए हैं। और अभी जो आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने जो 27% आरक्षण दिया था लालू प्रसाद यादव ने, उसके बाद अभी 17 महीने की जो सरकार बनी थी तेजस्वी यादव की, तो उसमें उस आरक्षण को उन्होंने गरीबों को बढ़ाने के लिए, दलितों महादलितों के लिए उसे बढ़ा करके 60% करने का घोषणा किया है। और यह काम सिर्फ लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, बाकी किसी में इतना करने की ताकत नहीं है। जी, तो यहाँ पर एक युवा भाई खड़े हैं, तो उनका क्या सवाल है सर, बताइए। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद हुसैन हुआ। ये आपका सवाल क्या है? सवाल हमको दो पार्टी से, एक इंडिया महागठबंधन से है कि पालीगंज विधानसभा का जो भी विधायक हैं मनेर के हैं, तो उनको पालीगंज विधानसभा में पालीगंज क्षेत्र के कोई विधायक तो पार्टी को दिखा नहीं, और आज तक उन्होंने कहते हैं MI के समीकरण है, तो एम गया कहाँ गया? एम जहाँ भी मुस्लिम आबादी है वहाँ तो कोई काम होती नहीं है, और यही क्वेश्चन है। और दूसरी बात है कि AIM से हमको ये सवाल है कि उन्होंने जब चुनाव लड़ने के लिए ठाने तो आखिर किस कारण से ठाने हैं, इसका वजह हम जानना चाहते हैं। ठीक है सर। सवाल मेरा है मैम, तो मैं जवाब देना उचित समझूंगा। AIM से यहाँ हमारे अख्तरुल इमाम और बलिस्टर वैसी साहब के कहने पे मैं उम्मीदवार के तौर पे मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि पालीगंज विधानसभा के धरती पे आज तक अभी तक किसी गरीब का मसीहा, चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, किसी में भी गरीबों का काम नहीं हुआ है। ये हकीकत है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगने का काम हुआ है इस पालीगंज विधानसभा में, और अभी तक ज़मीन पर किसी तरह का कोई अभी कार्य नहीं दिखा है जो सराहा जाए। और मैं बाकी तो फिर जो है जब बात छिड़ेगी तो हम चाहे मतलब राजद वाले हों या माले के हों या NDA के मतलब जदयू से हो, मैं सवालात भी करूंगा और मैं उनका उत्तर भी दूंगा। अभी जो सवालात आया है मैं उसका तत्पर जवाब दिया हूँ। आप बता दें कि महागठबंधन से भी सवाल रहा है उनका। हाँ, महागठबंधन से इनका सवाल है काम का, कि मुस्लिम के मोहल्ले में कोई काम ना हुआ हो। ये आप सिगोड़ी में जा करके देख लीजिए, सिगोड़ी में कम से कम 10 योजना दिया गया है जो विधायक फंड का योजना है। और विकास के जरा सा नाम बता दो। नाम आप चले जाए, एक ही योजना का बताते हैं। आप सिगोड़ी स्टैंड से पहले
और वो जो रोड जाती है पश्चिम साइड की ओर, जो पूर्व मुखिया साबिर हुसैन के घर होते हुए जाती है, आप जाके देख सकते हैं। 10 लाख का योजना दिए हैं, अभी तक उसका काम नहीं लगा है। काम लगा हुआ है, उसमें काम लगा हुआ है सर, काम लगा हुआ है। और कहीं भी जहां भी जरूरत पड़ा है आपका सिर्फ फंड वहां का पर उपयोग समुदाय भवन के होते लिए रहा दिया है, गया है। काम होते रहा है। सर, माइक से बोले। 1 मिनट सर, माइक से आपको अगर बोलना है तो सर आपकी आवाज भी तो पहुंचे। हमारा सवाल आरजेडी से है। वो अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, तो 33% महिला आरक्षण का बिल फाड़ने वाला सुरेंद्र यादव को क्या मिला, और आरक्षण का सही प्रारूप लाने वाले नीतीश कुमार जी का हम विरोध क्यों करें? चलिए सर, लगातार आपसे ही सवाल आ रहे हैं। सवाल तो विपक्ष में हम ही हैं, इसलिए हमसे ही आएगा। और जो आप बात बोल रहे हैं महिला आरक्षण का, तो महिलाओं का मान सम्मान जो देने वाले हैं वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। उन्होंने बिल फाड़ के, सुरेंद्र यादव जो बिल फाड़े थे उसमें कमियां थी। क्या कमी थी? उसमें कमियां थी, उसको उन्होंने सुधारने का काम किया, सुधरवा करके तब बिल लाए थे। अच्छा, लोकसभा में बिल फाड़ना ही महिला का सम्मान हुआ? महिला बिल को महिला बिल लोकसभा में कब फटाई तो हम नहीं बता सकते हैं, लोकसभा में फटा है। ठीक है, हाँ, हो सुनिए, सकता हेलो। है। वो महिला को आरक्षण में आरक्षण मांग रहे थे, अब जनरल को आरक्षण था, उसमें क्या क्या हुआ? जवाब दे रहे हैं। वो जो बिल जो बताए, बगल में बैठे हुए मेरे भाई जो बोले, तो वो जो था आरक्षण में आरक्षण का मांग कर रहे थे महिला को, इसीलिए वो बिल को फाड़ा गया था। क्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा, महिला कहाँ से आया? जब आप कंधा से कंधा मिला के चलने की बात बोलते हैं कि महिलाओं को हम माने सम्मान देंगे, तो किस इसीलिए तो आधा आरक्षण 50% महिलाओं को आरक्षण चलने है। की बात आती है, महिला को 50% आरक्षण दिया गया है, तो उसमें भी स्वर्ण वर्ग की महिला और जनरल महिला, आदिवासी की महिला, एक ही महिला मिला देंगे दोनों को? सभी महिला को कैसे कर देंगे आप? 20% उसमें भी आरक्षण है हाँ, नहीं, महिला में भी 50% महिला को आरक्षण दिया गया, उसमें भी आदिवासी, हरिजन, ओबीसी को महिला को अलग से आरक्षण दिया जाता है। सम्मान बिल था, सम्मान इसी के महसूस लिए कर रही फाड़ा है। गया। जब रोड पे चलती है तो सीना तान के चलती है, अब घूंघा तान के नहीं चलते हम महिलाएं। ये कम से कम मुझसे पूछिए। आज जो देख रही है कि जीविका के रूप में कहीं जाइए, जब सेंटर है पैसा निकलने का, तो लगता है ना कि हमको लगा कि गए तो लगा कि क्या बोलते एक्सीडेंट का हो गया है। रुक के हमने पूछा तो कहा कि नहीं, जीविका के जो 10,000 मुख्यमंत्री जी दिए हैं ना, उसके चेक कराने के लिए पैसा लेने के लिए भीड़ आ रही। देखिए कि जिस तरह महिलाओं को सम्मान नीतीश कुमार ने दिया है पूरे देश में, ये बिहार तो छोड़िए, लालू यादव क्या देंगे? जब उनको मौका मिला तो महिलाएं और बच्चे जो है, बच्चों को अपहरण और महिलाएं को जो है बलात्कार का काम करवाने का काम करते थे, ये नीतीश कुमार जी हैं, जो सीना तान के महिलाएं आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पटना से भी चलना होगा तो उसको रुकने की जरूरत नहीं है। ये है नीतीश कुमार की सरकार। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। जी, अगला सवाल आपका। सवाल तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन सर से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो आप बात कर रहे हैं जीविका का भी 10-10 हज़ार दिया गया, उसके लिए भी आंदोलन इंडिया गठबंधन ने की थी। आज से 3 महीना पहले एक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसमें इंडिया गठबंधन ने ही इसका आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार डर गए थे, उसके कारण जीविका में दिया गया। और भी सवाल है, रुक जाइए, अभी पहले पूछ लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल आप कह रहे हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा करप्शन थी, किसी एक आंकड़े लेकर किए होंगे ना आप? उस समय का आंकड़ा ले लीजिए, अभी का आंकड़ा ले लीजिए, आंकड़ा बढ़ा हुआ है। अगर आप बात कर रहे हैं कि महिला का रेप होता था, उस समय 9 साल की छोटी बच्ची थी मुजफ्फरपुर की, जिनको मेडिकल में PMCH में सीट नहीं मिला, जिसके कारण दर्दनाक मौत हुआ। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सत्ता है, अभी आज से 3 महीना पहले उसमें बच्ची का रेप होने के बाद उनका मौत हो गया, रेपिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा गया? जवाब दीजिए। और तीसरा सवाल मेरा है, हमारे स्टूडेंट के लिए, मतलब कि युवाओं के लिए नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने क्या किया? लाठी चार्ज करवाने के अलावा क्या काम किए? इस पे भी जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन से कीजिए। जो भी है, सबसे पहले युवाओं की बात बोले कि नौकरियां बिहार में किसने दिया? जब अभी वैकेंसियां निकल रही हैं, लोग भर रहे हैं, पुलिस हो चाहे माने टीचर हो चाहे जो भी है, सभी को परमानेंट करने का काम किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। दूसरी बात है कि महिलाएं, आप
हमसे नहीं, महिलाएं सबसे पूछिए जो यहाँ पे रह रही हैं आज, महिलाएं जो ये पत्रकार बन के आए हुए, इनसे भी पूछिए, और जो रोड पे चलती हैं उनसे पूछिए कि सम्मान किसी ने दिया। मैं नहीं बताना चाहता हूँ आपको, जितना माने यहाँ पे रोड पे चल रही हैं, आप कभी देखे हैं कि 5-6 बजे के बाद महिलाएं कभी घर से निकला करती थी? वही बिहार है आज, वही समझिए कि देश है जहाँ महिलाएं सुरक्षित। आज बच्चों को सोचिए, ड्रॉप आउट हुआ करती थी जब पढ़ने जाया करती थी। आप पूछिए 7वां 8वां के बाद कोई बच्ची अपने माने पंचायत में दूसरे गांव में भेजा नहीं करते थे स्कूल में। आज देखिए कि उस साइकिल पे चढ़ करके यहाँ से पालीगंज माने 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूर जा करके यहाँ तक कि मैट्रिक पास हुआ करती थी, अब ग्रेजुएट MA PG सब कर रही हैं। और उस पर भी देखिए सरकार ने उसको प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिक में जब फर्स्ट डिवीजन 10,000, फिर इंटर में 25,000 50,000, तो सोचिए कि आप जब महिलाएं की बात करते हैं, इसके पहले के योजना आप बताइए। सर मेरा सवाल क्या है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? आप सवाल ये था कि उसमें उसको सीट क्यों नहीं मिला? अगर मेडिकल लड़की गई रेपिस्ट जो जिसका रेप हुआ, उसको बेड क्यों नहीं मिला? एम्बुलेंस में ही दर्दनाक मौत क्यों हुआ? और दूसरी बात, सवाल मेरा जो है उसका जवाब दीजिए। 15 साल में काफी समय बदल जाता है। 15 साल से सत्ता में आप हैं, हम जवाब लालू यादव से क्यों पूछे, पहले के आदमी से क्यों पूछे? 15 साल से सत्ता में आप हैं, सवाल हम उनसे क्यों पूछे? सवाल एनडीए और जेडीयू से होनी चाहिए कि क्यों वो लड़की मरी। दूसरा बात, रुके, जेडीयू से ही जवाब दे रहा हूं, लाठीचार्ज क्यों हुआ? 15 साल के। और चौथा सवाल है कि 20 साल का जवाब दे रहा हूं कि 20 साल में जो हमारी सरकार ने किया, 20 साल में वो दिखाई दे रही है। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? 20 साल का क्यों नहीं उस लड़की को सीट मिला? जवाब दीजिए। मेरे पास है, सारा जवाब है। वो लड़की मर चुकी है, क्या है? आज अब देखिए 19 और बीपीएससी आंदोलन हुआ, 19 केंद्रीय विद्यालय आंदोलन जो शिक्षा की बात करते हैं, 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में खोलने की केंद्र सरकार ने घोषणा किया है। आप शिक्षा के बात बोलते हैं, स्वास्थ्य की बात बोलते हैं, लाइन ऑर्डर की बात बोलते हैं, सड़क। आपकी बात उन्होंने सुनी, अब आप उनकी बात सुने फिर जवाब सुनिए, तब ना जवाब दीजिएगा, अपना ही बात रख लीजिएगा। अरे तो जो आप बोलिएगा हम उसी का ना जवाब देंगे। आप जो कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो आधारभूत संरचनाएं थी, जो बिजली की स्थिति थी, आप उस पर बात कीजिए। महिलाओं का जो सुरक्षा की बात करते हैं, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि करप्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? पूछ लिया कीजिए, आंख मूंद के पूछ लिया कीजिए। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि करप्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? नहीं, उसे घटने का काम किया है, करप्शन घटा है। देखिए सबकी बात यहाँ पर हो रही है, सबकी बारी बारी से नंबर आएगा। आप पहले अपना सवाल पूछ लीजिए, ठीक है? आपका जवाब उन्होंने सुना, आप उनका सवाल पूछ लीजिए। 1 मिनट सर, सवाल आप अपना सवाल छोटे से करके दीजिए ताकि टाइम भी बचे हमारा, वो भी जवाब। हेलो, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। मैं आपकी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने सवाल किया, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, जनता दल यू प्रखंड अध्यक्ष पालीगंज, और आपका सवाल है, पहले इस सवाल का पूरा कर लीजिए ना, एक सवाल पूरा कर लीजिए, उसके बाद फिर पूछिएगा। आपने ज्यादा जोर दिया वो जो रेपिस्ट है जिसका इलाज नहीं हुआ, इसके संबंध में आपने जानकारी लिया। तो एक चीज जानिए, ये सुशासन की सरकार है, जो भी गड़बड़ियां करता है और जो क्राइम करता है वो बख्शा नहीं जाता है, वो तो सलाखों के पीछे जाता है। सुन लीजिए, आप सुनिए। दूसरी इलाज के सवाल है, वो जो पेशेंट थी जब रास्ते में आते आते एम्बुलेंस के अंदर रास्ते में ही दम तोड़ दी थी। ऐसा नहीं कि अस्पताल में बेड नहीं मिलने के चलते नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने प्रोपगंडा लगाया कि अस्पताल में बेड नहीं दिया गया और डेथ कर गई। इसलिए देखिए, बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं, लेकिन जिसने क्राइम किया उनकी ऊपर कार्रवाई हुई और वो सलाखों के पीछे गए। अब अगला सवाल पूछिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से मैं जानना चाहता हूँ कि अभी 4-5-6 महीना लगभग पूर्व, नहीं सर हम पूछ सकते हैं, मैं पूछने का अथॉराइज हूँ। लाला भसारा में एक अरमान नाम करके बच्चे का कत्ल हुआ, आज तक उस बच्चे का कत्ल का आज भी आरोपी जो है पकड़ा नहीं गया। आप छोड़ दीजिए ना, आपके विधानसभा क्षेत्र के लाला भसारा में एक बच्चे अरमान नाम करके उसको ईटा से कुछ के मार दिया गया और अभी तक उसका एक भी आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसका जवाब दीजिए।
चल हेलो, एक और क्वेश्चन सरकार हम से बोल रहे पूछना हैं, सरकार से चाहेंगे। बोल रहे हैं, सरकार से बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि लव कुश की हमारी जोड़ी है और हम कुर्मी और खुशवाहा के खास करके जो मेरा कोर वोटर है उसको लेकर हम चलते हैं, तो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में स्नेहा खुशवाहा को क्यों मार दिया गया, उसका क्यों नीतीश कुमार क्यों नहीं यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये आपका जो सवाल है ना, थोड़ा सा हल अलग हट के, ऐसा नीतीश कुमार नहीं कहते हैं। वो बिहार के हर नागरिकों को अपना परिवार समझते हैं, पहले ही जानिए। लेकिन वो अपना कोई लव कुश को मानते हैं, कुछ अलग है, खुशवाहा लेकिन कोई नहीं को, उनका- कुर्मी कोई सुन नहीं लीजिए, को। बिहार के प्रत्येक एक नागरिक उनका परिवार है। परिवार जहाँ तक है तो नालंदा का है शिफ्ट हो रहा है पूरा पटना में। क्या नालंदा शिफ्ट है? नहीं, आप पटना घूमिए, पूरा पटना शहर घूमिए ना। पूरा नालंदा के लोगों को जॉब दिया गया है पटना में। नहीं नहीं एक-एक नहीं, नहीं लिस्ट है ऐसे नहीं, मेरे पूरे पास। बिहार के नागरिकों को जॉब मिल रहा है। ये आपका अलग भ्रम है, इसकी आपको सही जानकारी नहीं है। क्या हमारी पूरी जानकारी सब ठीक है, हैं? पूरी जानकारी हम लेके बैठे हुए हैं। नहीं तो पालीगंज के छात्रों को नौकरी नहीं मिली है क्या? हाँ मिली है। हाँ, लिस्ट हर बताइए। एक क्षेत्र में है। अब लिस्ट तो तेजस्वी यादव 17 महीने में 5 लाख का रोजगार दिए और वो कहते हैं कि हम दे रहे हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, ये संविधान के अनुरूप एक एक अक्षर सा उसका पालन करते हुए वर्क हो रहा है। सरकार की योजनाएं चल रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और हर एक वर्ग को नौकरी में भागीदारी मिल रही है, महिलाएं को भी भागीदारी मिल रही है, युवाओं को भी भागीदारी मिल रही है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा सबको मिल रहा है। किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं, जवाब हमें मिल चुका है। अगले सवाल की बारी, अगला सवाल किसका रहेगा? यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी हैं। चलिए आपका क्या सवाल है, बताइए। सवाल ये है हमको, खपुरा में दुसाद के मूसर के राह बंद हुआ है, का आदमी 2 ताला 4 ताला घर बना लेता है तो राह बंद हो जाता है। माइक थोड़ा सा पास लगा, अच्छे से बोलिए, थोड़ा जोर से उधर देख के बोलिए। ओने क्या बोले, वो आदमी हम आदमी ये है, हमको तो इंग्लिश नहीं आता है, हम नहीं आते हैं। कोई भी माइक थोड़ा सा पास तो जनता का राह बंद हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए सर, इनका सवाल है कि जब कोई घर बनाता है तो क्या जनता का राह बंद हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए। किसी का भी अपने जमीन में मकान बनाने का हक और अधिकार है। अब रह गई सवाल जहां तक किसी का भी रास्ता अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि कोई अगर पब्लिक का रास्ता अवरुद्ध करता है, उसको आप अपने संबंधित पदाधिकारी के यहाँ जाके आवेदन दीजिए, शिकायत कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनके प्रति जरूर कार्रवाई होगी और वो रास्ता को खुलवाया जाएगा। बशर्ते आप जाके शिकायत कीजिए प्रशासनिक और संबंधित पदाधिकारी के यहाँ। धन्यवाद। चलिए यहाँ पे एक दूसरा सवाल आ रहा है, सर बताइए क्या सवाल है। सर माइक। हम पूछना चाहते हैं, कुछ माह पहले अभी जो है कि आरक्षण की बात हो रहा था, शोषित समाज को अधिकार देने की बात हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि आरक्षण में ही आरक्षण, वर्गीकरण की बात चल रहा था। इससे यह फायदा होता कि जो समाज, जो दलित समाज में जो 21 गो जातियां हैं, उसमें बहुत से ऐसे जाति हैं, ऐसे समाज के लोग हैं जो आज भी दबे कुचले हैं। यहाँ भी मोड़ पर भी देख लीजिए, बहुत से ऐसे जातियां हैं या उस समाज से ही दबे कुचले लोग हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि आरक्षण में ही आरक्षण, मतलब वर्गीकरण हो। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया तो महागठबंधन के लोग, लोजपा, माले, राजद, बसपा के लोग पालीगंज में बंद करने काम किया। आखिर इससे अब हम इन लोग से पूछना चाहते हैं कि वर्गीकरण से क्या हानि था, इन लोग जवाब दें। महागठबंधन से ये सवाल है, महागठबंधन से जवाब की अपेक्षा रखूंगी। ये सवाल तो आपका सरकार से होना चाहिए ना, क्यों लागू नहीं किया इसको? तो रोड तो आप जाम किए ना। नहीं, इसमें तो सरकार में शामिल लोजपा भी था ना, उनसे भी पूछ लीजिए आप। सुनिए एक मिनट, यहाँ पालीगंज जो है या पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार में ना भाजपा उतरा न जेडीयू उतरा।
यहाँ उतरा जो पालीगंज जो बंदी किया पूरे बिहार भर में, तो महागठबंधन के लोग साथ साथ लोजपा भी था। हम इन लोग से पूछना चाहते हैं कि वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उससे क्या हानि होने वाला था, उसको जवाब चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोजपा वाले से ही पूछ लीजिए, वो सरकार में है, लागू करना उनका काम है, आप उनसे पूछ लीजिए। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल किनका रहेगा? जी सर। सवाल सभी पार्टियों से चलिए है। अगला सवाल हमें यहाँ से मिल गया। मेरा सवाल सभी पार्टियों से है। अच्छा ठीक, उनसे पूछ लीजिए। हाँ सर, यहाँ पे सर। मेरा सवाल सभी पार्टियों से है। आज से 25 साल पहले पाली में रेलवे लाइन पास हुआ था, आज तक नहीं बना, समझ गए? बताइए। अरे हो गया है, नहीं, उसका पास हो गया है, जल्दी से काम लेगा। बोर्ड लगा हुआ है, आज तक बना नहीं। ये बीटा से औरंगाबाद रोड जो है पास हो गई है, अब जल्द से जल्द काम लगेगा। जवाब सुनिए, जवाब उसका रोड पास हो गया है, अब जल्द से जल्द काम लगेगा। हाँ, रेलवे लाइन ही हो गई है। कब बनेगा? पेपर आप नहीं पढ़े हैं? बताइए। अरे एक हफ्ता पहले पेपर में आ गया, हो गया है। चलिए अगला सवाल किसका है? ये सच है कि रेलवे लाइन जो है पारित हो गया है, डीपीआर भी बन गया है और पैसा भी मिला है, ये सच बात है? हाँ, यहाँ पे किसका सवाल है अगला? मेरा सवाल यही है कि पालीगंज क्षेत्रीय नेता चाहिए, क्षेत्र का बेटा हो। हमारे घर से मरते ना बिहार लड़ाई करी, हम पटना के लिए नहीं लड़ रहे, हमारा पालीगंज के बेटा चाहिए। क्षेत्रीय नेता रहेगा, उसी को वोट करेंगे, तो नोटा में हम लोग डालेंगे, चाहे राजद हो चाहे जदयू हो, क्षेत्र का ही बेटा चाहिए। क्षेत्रीय नहीं रहेगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। सवाल क्या है? सवाल हमारा यही है कि राजद से या जदयू से आए क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्र का ही टिकट मिले, तभी हम लोग वोट करेंगे। चलिए, जनता को आश्वासन दोनों ही दलों से चाहिए। आपका सवाल है राजद और जदयू सबसे लिखी है कि क्षेत्रीय चाहिए, तो सुन लीजिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये हम सभी का काम नहीं है। और दूसरा, जो किसी भी दल का हो, जो संगठन के साथ कदम में कदम मिलाकर चलता है और संगठन के साथ काम करेगा और पब्लिकों के बीच में रहेगा, टिकट उसी को मिलेगा। ये आश्वस्त रहिए आप, और यहाँ से उसी को निश्चिंत रहिए कि टिकट मिलेगा। लेकिन मैं ये हूँ कि आपके भावना को समझता हूँ, और ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये हम सभी का काम नहीं है। जय हिंद। सवाल राजद से ज्यादा बनता है क्योंकि राजद महागठबंधन का ही हिस्सा है, स्थानीय विधायक। जवाब आपसे जनता चाह रही है। महागठबंधन का हिस्सा है स्थानीय विधायक, महागठबंधन के नेता नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, अभी के वर्तमान विधायक को टिकट दिया था। कहा जा रहा है कि वो यहाँ के नहीं है, तो स्थानीय नेता चाहिए इन्हें इस बार। बिल्कुल सही बात है, जनता की बात को सुनना चाहिए। अगर जनता मांग करती है कि स्थानीय विधायक ही चाहिए, तो स्थानीय विधायक मिलेगा। हम लोगों ने भी ऊपर मांग रखा है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार दीजिए। उनका क्वेश्चन सही है, हम भी सपोर्ट करते हैं। कर रहे हैं तो क्या माले का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, मांग करना हमारा काम है और प्रत्याशी देना उनका काम है, ऊपरी नेतृत्व का। चलिए हम लोग मांग रखे। अगला सवाल हमारा यहाँ से है, हम सवाल ले रहे हैं पहले। हमारा सवाल राजद के लोगों से है कि 15 बरस तक पहले जो ब्रेक लगा रहे हैं कि पहल की बात मत कहिए, आप क्या माने लिख करके गारंटी दे रहे हैं कि हम लाइन ऑर्डर ठीक रखेंगे? बिहार में जो अपराध हो रहा है आपके नज़र में आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, तो क्या आप अपराध को कम कर सकते हैं? आपके रीजन में शिल्पी हत्याकांड हुआ, आपके रीजन में ये बेबी कांड हुआ था, आपके रीजन में बहुत सारा ऐसा कांड हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमको बदलाव चाहिए। कैसा बदलाव चाहिए भाई? फिर वही राशन बेच दीजिएगा, फिर वही अपराध लाइएगा, और हमको रुक जाइए, बैठिए अभी, इतना जल्दी आतुर मत होइए, बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। रुक जाइए, जवाब दीजिएगा। हम आज सुन लीजिए, हम आज से राजनीति, रुकिए, हम आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, 2005 से राजनीति कर रहे हैं यहाँ प्रखंड के, जबकि पहले हम करते थे गांव की राजनीति करते थे। अब चलिए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बात मत गांव
गरीब क्या हो रहा है ब्लॉक में? क्या हो रहा है? हड्डी तोड़ दिया जाता था, उसको इलाज हम करवाते थे यहाँ आप ही के राज में। आप ही का राज में इंटरनेशनल मर्डर हुआ जो पूरा दुनिया में नहीं हुआ। सवाल अब आ चुका है, ठीक है। आप और हमको जदयू से भी सवाल पूछा है, राजद से भी एक सवाल है। पहले सवाल इनसे जवाब ले ले, उसके बाद सवाल पूछे। चलिए आप जवाब दे आप दीजिए। जिस 15 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, उस समय का लॉ ऑर्डर और आज के लॉ ऑर्डर में कोई ज्यादा फर्क है। 15 वर्ष पहले लोगों में समानता न होने की वजह से एक दूसरे के बीच में मतभेद हुआ करता था, जिसे लालू प्रसाद यादव बरोबर किए, सबको एक साथ लेकर के चलने का काम किए और हो गया है। ज्यादा घुसखोरी बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, अफसरशाही हावी हो चुका है। लोग ब्लॉक में जाते हैं, जो काम दखल खारिज का है उसके लिए मोटी मोटी रकम लोग मांग रहे हैं। कोई भी सरकारी काम हो, अगर आपके रसीद पे किसी का नाम चढ़ गया गलती से, उसको सुधारने के लिए 10-10, 20-20 हजार का रकम मांगा जा रहा है। ये सुधारना किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं सुधार रही है? यही सब कमियां जो है सरकार के अंदर, वो पहले की सरकार से बहुत ज्यादा है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल किनका रहेगा? चलिए इधर यहाँ पर यूथ भी काफी है। अरे आपस में ही नहीं झगड़ना है सर, आपस में ही नहीं झगड़ना है। रुके 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 रुके, कुछ नहीं कर सकता है विधायक, क्या करेगा? सरकार से होगा सवाल। हर पंचायत में, हर ब्लॉक में चरम है भ्रष्टाचार, चरम पे है, चरम भ्रष्टाचार चरम पे है। ब्लॉक का है क्या है सवाल? सवाल क्या होगा? सवाल पूछे, सवाल पूछे। हमारी है, हमारा ब्लॉक हर जगह है, हर जगह चरम पे है, पूरा बिहार में, पूरा बिहार में। सुनिए, देखिए हम सवाल तभी लेंगे जब आप शांति से सुनेंगे। ब्लॉक में हेलो हेलो मनोज जी, हेलो पहले सुनिए। पूरे बिहार में, पूरे पालीगंज, पूरे बिहार में, पालीगंज, पूरे पालीगंज, पूरे बिहार में, सुनो पूरा बिहार में। अरे पालीगंज की बात करो, पहले पालीगंज की बात करो, बिहार की बात करो। यहाँ पालीगंज की चौपाल लगी हुई है, पहले पालीगंज को सॉर्ट आउट किया जाए तब बिहार को देखिए। पहले पालीगंज की सॉर्ट आउट कीजिए तब बिहार को देखिए। जहाँ तक देखिए, सुनिए, हम सवाल लेके सवाल लेके करके लीजिए। बैठे ना, बैठे ना, बैठिए। सुनिए, देखिए जनता से अनुरोध है कि वो शांति से बैठे, शांति जनता से अनुरोध है कि शांति बनाए रखे। एक मिनट सर। चलिए 1 मिनट, हाँ चलिए बोलिए। यहाँ पालीगंज की लड़ाई है, बिहार का हमारे घर बचते रहे, दूसरा लड़ाई लड़े हम। पालीगंज को क्षेत्रीय नेता चाहिए, चाहे कोई दल से हो। पालीगंज से बाहरी भोपू बजा के 3-3 हजार लूट के मन लेके चल गया इंदिरा आवास में। माले विधायक कहाँ यहाँ चाहिए? क्षेत्रीय नेता नहीं था? हम लोग वोट देंगे, बंधुआ मजदूर है किसी को? हम लोग का क्षेत्रीय नेता चाहिए, ये नहीं कि कोई अच्छी हो, चाहे कोई दल के हो, क्षेत्रीय हो। चलिए ठीक है। अरे पालीगंज चाहे उम्मीदवार रहेगा, काहे के लिए आप हल्ला कर रहे हैं? अगला सवाल किसका है? ये कान में लगा लो। चलिए यहाँ से हम ले रहे हैं। बैठिए, खड़े हो जाइए। बैठिए, हम आते हैं, खड़े। बिहार ही नहीं, पालीगंज में नहीं है, पूरे भारत में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बट वृक्ष की तरह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार एक सरकार के बूते की बात नहीं, उसको खत्म कर सकता है। माननीय नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए विजिलेंस को फ्री किया है। पालीगंज की जनता उस विजिलेंस का उपयोग नहीं करते हैं। ये सवाल नहीं है, बल्कि सवाल पूछे ना। और भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है। पहले की सरकार अलकतरा गिट्टी और घोटाला करते थे, चला घोटाला करते थे। आज इस तरह के घोटाला नहीं है। ब्लॉक में गड़बड़ी है, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ का विधायक यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सांसद यहाँ ब्लॉक को देखना चाहिए। ये राजद के महागठबंधन के विधायक और एमपी हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार? ये जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, अगला सवाल लेते, क्योंकि वो सवाल नहीं था, वो उनका खुद जवाब था। मेरा नाम राम उदय कुमार हुआ, पालीगंज से है। मेरा सवाल सरकार से है कि
आरक्षण की बात चल रही थी तो हमारा संविधान में, शांत रहिए थोड़ा सा, संविधान में तो हमारा आरक्षण पहले से ही लागू था, लेकिन उसको लागू 1990 में लालू प्रसाद ने बहुत प्रयास कर करके उनकी मेहनत के बल पर हम लोगों को 27% का आरक्षण मिला था। ठीक है, उसके बाद इस पे सवाल हो चुका है, सवाल हो चुका है, जवाब भी मिल गया है। तो संक्षिप्त में सुनिए, ये जो सरकार जो है आज जनगणना करवाई, जनगणना कराने में एक जनगणना में 63% ओबीसी है। जनगणना जो 500 करोड़ का करवाया है उसमें 63% ओबीसी है। इसमें लालू यादव 27% मिला, ये लोग क्यों नहीं 64% किए? उसके उल्टी 10% स्वर्णों को आरक्षण। सवाल किससे है? सरकार से, गवर्नमेंट सत्ता पक्ष से सवाल। आरक्षण का सवाल है, आरक्षण को लेकर के है कि देखिए, आपका जो सवाल है, आपके सवाल का जवाब पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, हाँ हो गई है, लेकिन फिर भी आप अगर पुनः जानना चाहते हैं तो ये जान लीजिए, ये जो अभी सुशासन की सरकार है, संविधान के अनुरूप, संविधान के तहत अक्षरशः उसके हिसाब से काम कर रही है। और किसी भी क्षेत्र में, जहाँ तक महिलाएं की बात है, महिलाओं को भी उसके हक के हिसाब से भागीदारी देकर और उसके नौकरी और क्या 64% ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं मिला? इसका जवाब दीजिए हमको। अरे भाई, ये 500 करोड़ के जनगणना करवाए, जनगणना में 500 करोड़ खर्च है। ओबीसी के कितना लागू किया? बहुत ऐसी चीजें होती है। आरक्षण कितना है? सुन लीजिए, 27% कौन दिया? लालू यादव 90 में दिए हैं, वही आज भी लागू है। बहुत ऐसे चीजें हैं, बहुत ऐसे चीजें हैं जो कोर्ट में रहता है, और जब कोर्ट इजाजत देती है उसके बाद आगे बढ़ता है। बात समझ में आई? कोर्ट के हिसाब से चलती है सरकार ना, सरकार अपने हिसाब से, कोर्ट का भी कुछ अपना दायरा होता है ना, कानून का भी है, तो उस सब को देखते हुए चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं। नाम क्या है, सवाल क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार है। हम एनडीए गठबंधन के सरकार से पूछना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार में अमित शाह आए हुए थे और वो बता रहे थे कि हम बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ेंगे। तो ये हमको बताइए कि बिहार में घुसपैठिया आया कहाँ से? नीचे से ऊपर तक आप बैठे हुए हैं, तो बिहार में घुसपैठिया आया कहाँ से? सवाल नंबर 2, 15 साल से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार चला रही है, उसके बाद अभी तक बिहार को बिहार दर्जा नहीं मिला, कहाँ आप आज अभी तक क्यों नहीं दिए? बीजेपी से सवाल है। इनका सवाल सत्ता पक्ष से है कि जब नीतीश कुमार मांग रहे थे, केंद्र और बीजेपी दोनों से ही है, दोनों से सवाल है। भाई जी जो सवाल किए हैं इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मेरा भाई जी से सवाल है कि इनका नाम कटा है वोटर लिस्ट से कि नहीं कटा है, इसका जवाब दे पहले। इनका सवाल था कि घुसपैठिया आया कहां से? जब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, घुसपैठिया कहां से आया? सिर्फ संक्षिप्त में कि घुसपैठिया आया कहां से? संक्षिप्त में यह है कि मेरा सेंट्रल में सरकार है। मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, मोदी जी, अब बंगाल में बताइए, बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में तमाम, सर यहाँ बिहार की बात की जा रही है। अरे बिहार के भी बात करते हैं, बिहार के भी बात सर, करते हैं। 1 मिनट मेरा बात सुनिए, बिहार के भी बात करते हैं। 1 मिनट मेरा बात सुनिए, बिहार, 1 मिनट मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। आप अभी बोल रहे हैं कि मेरा सत्ता सेंट्रल में है, तो आप बिहार में सत्ता में यानी नहीं है, तो लाइन से हटिए अभी। क्यों आप बोले कि सत्ता में नहीं है? बिहार का भी जवाब देंगे। बिहार में न रहिए, एक यहाँ बोल रहे पालीगंज में रहेंगे जेडीयू के आदमी, और बीजेपी कह रहे हैं कि हम इंडिया में रहेंगे, बिहार में नहीं रहेंगे। बिहार ही पार्ट है ना इंडिया का, हम जवाब इंडिया का पार्ट नहीं है बिहार। अरे जवाब तो सुनिए, जवाब सुनने का हिम्मत नहीं है, जवाब सुनिए। आपको जवाब देने का हिम्मत है? हाँ, हिम्मत सही से दीजिए। सुनिए, फिर आके क्यों कर रहे हैं? कान ऐसे भी अरे सुनिए, सुनिए, सुनिए। हेलो, सुनिए, नहीं सुनिए, एक मिनट बैठिए। हम आपको जवाब देते हैं, आपको हम संतुष्ट कर देते हैं, कृपया भैया, आपको हम संतुष्ट कर देते हैं, रुक जाइए। आपका जवाब भाई जी
सवाल जो हम शुरू से सुन रहे हैं, शुरू में भी आप मुद्दा उठाए बिहार के बारे में, तो बिहार के बारे में भी हम बता रहे हैं। बाबू अरे 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 10 मिनट सुनो। हम लोग लालू जी का शासन 1990 से 2005 तक देखे हैं। अरे सुनिए ना, अरे भाई बोलता क्या हो, क्यों बोलता है? देखे हैं, मेरा घर इसके बगल में कल्याणपुर है, पालीगंज से 6 किलोमीटर। आज 1990 के बाद जब लालू जी बने और 2005 के स्थिति और 2005 के बाद 2025 के स्थिति में बाबू, उस समय तुम अब दुख मत मनना, आपका कितना उम्र है? सवाल कुछ और था, सवाल ये नहीं था, सवाल इनका कुछ और था। सवाल था कि जब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है, तो बिहार में घुसपैठिया कहां से आया? सवाल ये है। अरे घुसपैठिया कहां से ऐसे बताते हैं, जब ऐसे आदमी जब बोल रहे हैं कि जब 17 साल डिप्टी सीएम रहने के बाद तेजस्वी जी 17 महीने, अरे सुनिए ना, सुनिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। नहीं, जब अगला सवाल नहीं लीजिए, हाँ, इसको पहले हम जवाब दे देंगे। जवाब दीजिए ना सर, इनका संक्षिप्त में जवाब, संक्षिप्त में जवाब है। हाँ, इनका सवाल एक शब्द में है, घुसपैठी आया कहां से? जी, बस यही सवाल है। अब सुन लीजिए, घुसपैठी शब्द का मतलब समझिए। केवल देश में ही घुसपैठी नहीं होती है, हमारे गांव और घर में भी घुसपैठी होती है। ठीक है, घुसपैठी शब्द का मतलब होता है एक से ज्यादा गलती तरीके से या चुपके से करना। ठीक है, तो बहुत ऐसे हमारे यहाँ नाम है जो बहुत सारा 3 जगह 4 जगह भी जो नाम है लोगों का, कहीं कहीं भी नाम है, उस नाम को काटना है और उसको हटाना है। क्या एक नाम रहेगा और इसी को है हटाने का। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि नौजवान का ये क्वेश्चन रहा है, यानी ये घुसपैठिए आए कहाँ से, तो नौजवान का घुसपैठिया का खास करके कहना है कि घुसपैठिए का मतलब होता है कि मुसलमान कहाँ से आया घुसपैठिए। आपको ये जवाब देना होगा कि ये घुसपैठिए मुसलमान जब आपकी सरकार 2014 से भारत के अंदर है, तो ये पुलवामा से लेकर के बड़े बड़े जो घटना घटी, आपकी सरकार क्या सोई हुई थी? क्या मुसलमान क्या मतलब सुई था कि घुस गया हिंदुस्तान पाकिस्तान से, हिंदुस्तान में घुस गया? अगर घुस गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोली क्यों नहीं मारा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही चाहता हूं कि जो भी घुसे, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई भी घुसपैठिया कहीं भी हो, वहीं पे उसको आप ढेर क्यों नहीं किए? जो भी हमारे यहाँ गलत तरीके से एंट्री किया नाम है उनका, जो एक से ज्यादा नाम है, फिर हम बता दे रहा हूँ, उनकी ही नाम कटेगा या हटा है। और गलती से किन्हीं को छूट भी गया होगा, अभी भी है, अपना क्लेम करके नाम जुड़वा सकते हैं। क्या सर, जो घुसपैठिए की बात यहाँ पर हो गया, छूटने और जोड़ने वाली बात यहाँ पर नहीं है। छूटने और जोड़ने वाली बात नहीं है। हम अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। नाम क्या है सवाल? घुसपैठिया आया है। मेरा सवाल है, पहले आप बताइए, मेरा सवाल कि 20 साल में ही घुसपैठिया आया कि इसके पहले भी आया होगा? 2000 पहले के भी। अगला सवाल ले लेते हैं। से तो नहीं है। नाम क्या है सवाल? मेरा नाम रवि हुआ। मेरा सवाल यही है कि जितना भी जनता यहाँ आए हुए हैं, यहाँ लोकल प्रत्याशी के लिए आए हुए हैं, सबसे फर्स्ट बात यह है कि जो 10 दिन में यहाँ से विधायक बना है, उसका नाम संदीप सौरभ, वो अपने बदौलत चुनाव जीत सकता है कि तेजस्वी के नाम पर चुनाव जीत सकता है? ये बताइए। अच्छा, ये तेजस्वी के नाम पर चुनाव जीतने आया है कि अपने बदौलत करने जीतना है? ये लोकल जीतना है, यहाँ के कैंडिडेट लोग के साइड करके हम लोग का महागठबंधन के प्रत्याशी दे दिए थे। यह सवाल गठबंधन से है कि जो यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो अपने बदौलत चुनाव जीतेंगे इस बार कि महागठबंधन यानी तेजस्वी यानी पार्टी के नाम पर चुनाव जीतेंगे? एक क्वेश्चन सरासर आपके साथ है सर, आपको बुलाना चाहिए था, जो स्थानीय विधायक हैं उनको बुलाना चाहिए था, वो जवाब देते या उनके प्रतिनिधि जवाब देते? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। MIM की तरफ से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा मैं राजद पर मौका देंगे, हम मौका देंगे।
नाम क्या है, सवाल क्या? हमारा रणधीर कुमार नाम हुआ। हमें क्वेश्चन पूछना है राजद के प्रखंड अध्यक्ष कि टाइगर टैक्स के नाम से मशहूर है विधायक संदीप सरोवर और पालीगंज प्रखंड में घूसखोरी इतना बढ़ा हुआ है, वो कैसे जीत सकता है यहाँ से? या उसको बदलवा रहे हैं या वही आएंगे? हम इस चीज का जवाब चाहते हैं राजद से। यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं उनसे जुड़ा सवाल है कि वो खुद करप्शन में लिप्त हैं, इस बार कैसे जीतेंगे चुनाव? फिर वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन जवाब देते हैं सर। हम लोगों ने मांग रखा है ऊपर में कि हमारा उम्मीदवार बदला जाए, स्थानीय लोगों का मांग है स्थानीय। चलिए, टाइगर टैक्स हुआ है वो लिए है तो इसका परिणाम भी उनको मिलेगा। और अब हम लोगों ने उम्मीदवार को बदलने का मांग कर दिया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने उम्मीदवार मांगा है, स्थानीय उम्मीदवार मांगा है। मैं राजद अध्यक्ष से जानना चाहता हूँ। अगर टाइगर टैक्स नाम मैं राजद अध्यक्ष से लिए है तो इसका परिणाम उनको मिलेगा। मैं राजद अध्यक्ष से इतना चाहता हूँ, यहाँ से नहीं लड़ेंगे, हम लोग का स्थानीय विधायक उम्मीदवार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला कार्यक्रम के तरफ चलते हैं। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। लगभग सभी के सवाल हो चुके हैं और जवाब जितने भी स्थानीय प्रतिनिधियों को देना था लगभग सभी ने अपने जवाब भी दे दिए हैं। तो अब आखिरी जो हमारा अंतिम पड़ाव है तो वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप एक बार फिर से आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखें और अगर जनता ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है तो वो 5 काम आप कौन से करेंगे? उंगलियों पर गिनवाना है, 2 मिनट का समय रहेगा। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी नरेंद्र चंद्रवंशी जी से जो कि जदयू विधानसभा प्रभारी परसा से हैं। आप बताएं, 5 काम उंगलियों पर गिनवाना है। अगर आपको मौका मिलता है दोबारा, अगर जनता आप पे भरोसा और विश्वास करती है तो अपने पालीगंज विधानसभा के 5 काम कौन से है कि जो प्रमुखता के साथ करेंगे? सबसे पहले देखिए, पालीगंज के विकास की बात कर रहे हैं तो चहुमुखी विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर रहे हैं। आज यहाँ पे हॉस्पिटल हो, रोड हो, नली हो, गली हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ तक कि ITI, सारी सुविधाएं नीतीश कुमार ने किया है। यदि इसके बाद भी माने कोई काम बचा है, मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय की धारा में यदि किसी काम को बचा है तो उसको प्राथमिकता दे करके हम लोग कराने का काम करेंगे। हर हाल में यहाँ पे कोई ऐसा वर्क नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, यहाँ तक कि दलितों का टोला को भी हम लोग सड़क से जोड़ने का काम किए हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं कह सकता है कि नली गली और जो विकास के जो मुद्दा है, विकास के मुद्दा पालीगंज में नीतीश कुमार ने कर दिया है। यदि किसी को लगता है कि ये काम बाकी है, उसको हम लोग प्राथमिकता से करने का काम करेंगे। जय बिहार, जय नीतीश कुमार, NDA सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बारी है मोहम्मद सरफराज अली की। अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी ने आपको संभावित चेहरा बनाया है, अगर आप जीतते हैं तो पालीगंज की जनता के लिए 5 वो काम सबसे प्रमुखता से क्या है जो आप करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ विधि व्यवस्था ठीक करूँगा, पहला काम। दूसरा काम मेरा स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। मैं अगर जीतता हूँ तो पालीगंज में कम से कम 2 प्रखंड है पालीगंज विधानसभा में, तो कम से कम मेरा 6 एम्बुलेंस रहेगा पालीगंज विधानसभा जो गरीबों के लिए ढोने का काम करेगा। तीसरा, मैं एजुकेशन की काम करूँगा। एजुकेशन के तहत मैं ऐसा कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा कि बच्चे को यहाँ के पालीगंज विधानसभा में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी समाज के तबके में हो, वो कोई भी लड़का हो, IAS IPS की तैयारी बिना पैसे से करने का काम कराएंगे और बच्चों को तालीम दिलाने का काम करेंगे। ये चौथा काम हुआ। 5वां काम मेरा यही रहेगा कि मैं जाति से उठकर, मेरा नाम सरफराज अली जरूर हूँ, मैं आपको पूरी पालीगंज विधानसभा के जनता को मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर ये बेटा को चांस दिए तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं हर तबके के, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसी समाज के भी जो लोग हो, सबसे निचले पायदान पर चल करके मैं काम अगर नहीं किया तो दोबारा मैं आपके सामने कभी चेहरा दिखाने का काम नहीं करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज जी। अगली बारी है राघवेंद्र जी की। अगर भाजपा को मौका मिलता है तो 5 वो काम प्रमुखता से क्या है जो आप करेंगे? हम लोग NDA गठबंधन के साथी हैं। काम पर्सनल पालीगंज का है और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने
बहुत कम, माने काम तो कोई छूटा ही नहीं है, सब काम तो हो ही गया है। हाल फिलहाल में जो काम हुआ है, वृद्धा विधवा पेंशन जो 400 से 1100 और 125 यूनिट जो बिजली माफ करके जो नीतीश जी ने जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हाल फिलहाल में जो बिहटा से औरंगाबाद तक जो रेलवे लाइन जो पास हो गया है, इसके लिए मैं दिल्ली से मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं धन्यवाद देने का काम करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय श्री राम। चलिए धन्यवाद। अगला सवाल मेरा जो है वो मिथिलेश जी से रहेगा कि अगर मान लीजिए आपकी प्राथमिकता एक हो, लेकिन क्या वो 5 काम है जो सबसे पहले अगर आपको मौका मिलता है तो वो आप करवाएंगे? सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ तक विकास की बात है तो पूरे देश में और राज्य में मुख्यमंत्री जी इतने योजनाएं चला रखी है और काम कर रखे हैं कि उसमें अब नया जो हमको पूछे हैं कि आपने क्या कीजिएगा, हाँ। ये मुद्दा, तो ये पालीगंज के लिए स्पेशल हमारी बात रहेगी। चूंकि विकास की बात अलग हटके है, तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ के नागरिकों को अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं पालीगंज मार्केट और पालीगंज पंचायत नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत और एक आदर्श मार्केट के रूप में देखना चाहता हूं। और यहाँ जो पालीगंज सुसज्जित मार्केट जो होगा वो हमारे तरफ से मेरा पूरा अथक प्रयास रहेगा कि पालीगंज मार्केट एक आदर्श और सुसज्जित मार्केट दिखे, जो पटना जिला का 1 पीस दिखे। दूसरी सवाल, इसके बाद भी यदि कोई अगर जनता और नागरिकों से मैं राय सलाह और मशवरा लूंगा और जो जो उनके तरफ से मेरे पास आएगा कि ये काम होना चाहिए, उसको मैं प्राथमिकता सूची में रखकर आगे उस काम को बढ़ाऊंगा। और बाकी तो मेरा इतना काम है, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का इतना काम है कि हम आपको गिना नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। बाकी सभी जगह पैक है, सभी जगह काम हो रहा है, कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यदि अगर मौका मिली तो फिर मैं एक बार पुनः दोहराता हूं कि पालीगंज एक आदर्श मार्केट बनेगा और पालीगंज एक विकसित मार्केट बनेगा। जनता दल यू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बारी है नॉलेज जी आपकी। अगर फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को मौका मिलता है, प्रत्याशी अगर राजद से रहता है, तो 5 वो काम जो आप प्राथमिकता से करवाएंगे वो गिनवाएं। साथियों, अगर हमारा तेजस्वी सरकार बनता है बिहार में, तो हमारा सबसे पहले सरकार का जो काम होगा वो युवाओं का रोजगार होगा। सभी शिक्षित युवकों को रोजगार दिया जाएगा। सरकारी वैकेंसियां जितनी भी खाली है, जिस विभाग में भी खाली है, सब में से ढूंढ ढूंढ करके हम वैकेंसी दिलवाएंगे और हमारी सरकार बनती है तो सबको रोजगार देंगे। दूसरा काम हमारा होगा औद्योगिकरण का, जो नीतीश कुमार 15 सालों के शासन में बिल्कुल भी 0% पर रह गई। एक भी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको लाने में सफल नहीं रही। हमारी सरकार आती है तो औद्योगिकरण होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और सब में सबको रोजगार का मिलने का मौका मिलेगा, सबको रोजगार दिया जाएगा। दूसरी होगा हमारा जो तीसरा जो हमारा है घोषणा, वो हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि हर माई बहन को 2500 रुपया प्रति माह देने का हम काम करेंगे, हमारी सरकार बनती है तो। चौथा हमारी सरकार ने हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक घर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है चहुमुखी विकास, सामाजिक विकास, सबके साथ विकास हम करेंगे और सबको मिला करके चलने का काम करेंगे। इसलिए हम साथियों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप सभी लोग महागठबंधन को वोट करें और हमारी तेजस्वी की सरकार बनाएं। नई सोच, नई ऊर्जा के साथ बिहार का विकास होगा और बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे चलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभा जी आपकी बारी है। अगर लोजपा को मौका मिलता है, आपके प्रत्याशी इस चुनाव में उतरते हैं, तो 5 वो प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेगी? बिल्कुल, मौका मिलता है लोजपा को तो आगे निकलने की कोशिश किया जाएगा। एनडीए गठबंधन में जितने भी हमारे मुख्यमंत्री काम किए हैं, नीतीश कुमार बिहार के लिए वरदान है। और जो भी 15 साल में जितना हमारे मुख्यमंत्री जो काम किए हैं, अब पूरा बिहार को बदलने का, जहाँ से निकल जाइए बिहार में जो 6 घंटा 8 घंटा में लोग सफ़र तय करता था, आज इतना पुल बना दिए हैं कि गिनती करना जनता को मुश्किल है कि कितना पुल बना है।
और 6 घंटा का रास्ता 2 घंटा में सफर तय करता है लोग। ये है हमारे बिहार के नीतीश कुमार। इससे आगे उनके बारे में क्या वर्णन किया जाए। अगर एनडीए के गठबंधन में हमारी सरकार बनती है तो पालीगंज के मुख्य कार्य जरूर किया जाएगा, जो बचा हुआ है उसको पूर्ण किया जाएगा, और जो यहाँ का विधायक काम नहीं किए हैं वो पूरा सहयोग से किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी, धन्यवाद। मैं लोजपा प्रदेश सचिव प्रभा देवी, पालीगंज। जय एनडीए, जय लोजपा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा देवी आपका। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि कुछ ही दिनों में अभी यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो लोकतंत्र की जो नींव है वो वोटिंग है, और हम अपना वोट देकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। तो एक शपथ हम अपनी तरफ से करवा रहे हैं ताकि आप ईमानदारी से अपना वोट दे सके। सभी से उम्मीद करती हूँ कि वो अपने मंच, अपने स्थान से खड़े हो और अपना राइट हैंड, अपना दायां हाथ जो है वो आगे बढ़ाए और मेरे साथ इस बात को दोहराए। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूंगी, क्योंकि यह मेरा अधिकार है, और ना सिर्फ अधिकार है बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सहयोग के लिए। प्रभात खबर की पूरी टीम इसी तरह से तमाम विधानसभाओं में चौपाल करवा रही और जनता की बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रही है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।